हम आगे बढ़ते हैं एंड चेम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। अभी तक जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से रिलेटेड थे। नाउ लेट अस डिस्कस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सी, इंटरनली हमने हार्ट को एज यूजुअल वही 4 चैम्बर्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर के 2 को हम एट्रिया बोलते हैं, जबकि नीचे के 2 को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। आपको मालूम है एट्रिया बेस में है, जबकि वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो अपेक्स वाले पार्ट में होते हैं। एट्रियाज यूजुअली अगर आप देखेंगे तो इनका थिकनेस बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो ये थिन वॉल्ड होते हैं, जबकि वेंट्रिकल्स का थिकनेस ज़्यादा होता है। एंड उसमें भी सबसे ज़्यादा थिकनेस जो रहेगा वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल का देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि चारों चेम्बर्स में से सबसे थिक कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। इवन वेंट्रिकल्स में से भी सबसे थिक कौन सा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है। एंड कारण उसका ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि यहाँ से सिस्टेमिक एओर्टा निकलेगा एंड इसको पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो पंपिंग का फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, और उतने फोर्स को झेलने के लिए थिकनेस भी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल, द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर थिकर कंपेयर टू द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ओनली हैज़ टू पंप द ब्लड टू द लंग्स। एंड लंग्स का, और अगर आप ये देखेंगे कि आपके हार्ट का डिस्टेंस वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि बॉडी के अलग अलग पार्ट जो है, इवन आप हेड ले लीजिए या लोअर लिम्स आप ले लीजिए, यहाँ तक अगर ब्लड सप्लाई करना है तो ऑब्वियसली ब्लड को फोर्सफुली इजेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये काम आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमने एट्रियाज के बारे में पढ़ा। हमने बोला कि एट्रियाज जो है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि एट्रियाज को एक और नाम से जाना जाता है। एट्रियाज को हम रिसीविंग चेम्बर भी बोलते हैं हार्ट का। हम एट्रियाज को रिसीविंग चेम्बर बोलते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। एट्रियास को हार्ट का रिसीविंग चेम्बर बोला जाता है। सर क्यों? वो इसलिए क्योंकि एट्रिया का काम होता है ब्लड रिसीव करना, फिर वो चाहे राइट एट्रिया हो या फिर लेफ्ट एट्रिया हो। बस इतना है कि राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा एंड लेफ्ट एट्रिया जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा, बट काम है ब्लड को जमा करना, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज द रिसीविंग चेम्बर्स, कलेक्टिंग चेम्बर्स। अब अंदर की तरफ से जब आप देखेंगे तो दोनों एट्रियास के बीच में एक पार्टीशन है, ठीक। एंड याद रखिएगा, जो पार्टीशन ऑफ टिश्यूज हमारी बॉडी में होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है सेप्टम। सेप्टम, सेप्टम, सेप्टम मतलब के पार्टीशन ऑफ टिश्यूज। सेप्टम मतलब के पार्टीशन ऑफ टिश्यूज, द वॉल मेड अप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इंटरनल पार्टीशन आप उसको बोल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर की तरफ से आप जब देखेंगे तो दोनों एट्रियास के बीच में एक पार्टीशन है, इसको नाम देता है इंटर ऑरिक्यूलर, या अगर आप एट्रिया वर्ड यूज कर रहे हैं तो वर्ड यूज करेंगे इंटर एट्रियल, इंटर एट्रियल, एट्रियल सेप्टम। अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो हमको याद रखनी है। जब ये बोला जाए कि जब फीटल सर्कुलेशन होता है, यानी कि बर्थ के पहले, बर्थ के पहले, मैं पहले एक रफ डायग्राम से जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। लेट अस कंसीडर, हम सिंप्लिसिटी के लिए मैं 4 चैम्बर्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है राइट एट्रिया, ये है लेफ्ट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्टीशन है हम इसी को बोल रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। एंड मैं इसी सेप्टम की बात कर रहा हूँ कि फीटल स्टेज में, यानी कि बर्थ से पहले, याद रखिएगा बर्थ से पहले फीटस जो है वो ब्रीद नहीं करता। बर्थ से पहले बच्चा सांस नहीं लेता, और अगर वो सांस ही नहीं लेता इसका मतलब उसके लंग्स में तो ऑक्सीजन है नहीं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो रहेगा, जो नॉर्मली बर्थ के बाद होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में जाएगा एंड ऑक्सीजन लेकर आएगा, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे होता नहीं है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि वैसे ही लंग्स काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पे एयर नहीं है। तो इस समय या फीटल स्टेज में तो सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसे केस में क्या बच्चे को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा, बट बच्चे को जो ऑक्सीजन मिलेगा वो प्लेसेंटा से मिलेगा, मदर के थ्रू मिलेगा। बट अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो होता ये है कि फीटल स्टेज में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, मैं एक एक छोटा सा इसके अंदर में एक ओपनिंग बना देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, एक छेद होता है, जिसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल, फोरामेन, फोरामेन ओवेल।
फोरामिन ओवल फीटल स्टेज में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, इसका मतलब फीटल स्टेज में बच्चे का जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड वो मिक्स होता है। फीटल स्टेज में प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट नहीं होता। अब जैसे ही बच्चे की बर्थ होती है उसके कुछ समय बाद में ये पार्टीशन अपने आप सील हो जाता है। बट सील होने के बाद में भी जनरली होता है ना कि कोई मतलब एक मान लीजिए कि कोई घाव वगैरह हमको लग गया, कोई जख्म लग गया, और उसके बाद में उसके भर जाने के बाद में भी हम देखते हैं कि उसके स्कार्स जो है ना वो रह जाते हैं। ठीक, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि जब फोरामेन ओवेल जो भर जाता है, ठीक, तब भी उसका पार्ट जो है वो बच जाता है। तो देर इज अ रिमेनिंग पार्ट, अ रेमिनेंट पार्ट ऑफ फोरामेन ओवेल, और वो रेमिनेंट पार्ट को नाम दिया जाता है फॉस्सा फॉस्सा ओवालिस। ठीक, तो एक स्कार जैसा जो है वो राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में रह जाता है, उसको नाम देते हैं फॉस्सा ओवालिस। तो सर, अगर ये छेद नहीं भरा तो क्या हम इसी को बोलते हैं कि वो बच्चे के हार्ट में छेद है? जी नहीं, वो यहाँ नहीं होता। कुछ बच्चों में वेंट्रिकल्स के बीच में छेद रह जाता है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द छेद इन द हार्ट, द होल इन द हार्ट। वो फोरामेन ओवेल यूजुअली नहीं होता। खैर, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट आने वाले पॉइंट्स पे हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि फीटल स्टेज में जो है वो दोनों ही प्रकार का ब्लड बच्चे का, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स होता है। खैर, मैंने आपको बोला कि राइट एट्रिया जो है ये 3 जगहों से ब्लड कलेक्ट करेगा। हार्ट के ऊपर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो सुपेरियर वेना केवा लेकर आएगा, इसको प्री केवल वेन भी बोलते हैं। इसी तरह नीचे से जो ब्लड आएगा वो इंफेरियर वेना केवा लेकर आएगा, उसको पोस्ट केवल वेन बोलते हैं। एंड देन याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है, आप वेना केवास बोलेंगे। वेना केवास में भी जो सबसे बड़ा है वो है पोस्ट केवल वेन, यानी कि इंफेरियर वेना केवा। ठीक, अब आप इसको वेना केवा भी बोल सकते हैं, वेना कावा भी बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन उसके हो सकते हैं, और उसको बुरा नहीं लगता। खैर, आगे बात करते हैं। एंड तीसरा जो लोकेशन है जहाँ से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो खुद हार्ट का ब्लड है जो कोरोनरी साइनस से आता है। तो 3 जगह हो गया, सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। ठीक, चलिए, ओपनिंग, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब इंफेरियर वेना केवा से ब्लड आता है जो कि नीचे की तरफ से है, तो इंफेरियर वेना केवा जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आएगा इस तरह से, तो चांसेस हैं कि जब ब्लड का आना बंद हो जाए तो जो ब्लड ऑलरेडी आपके एट्रिया में जमा है वो पॉसिबिलिटी है कि वो वापस चला जाए। दैट इज कॉल्ड एज बैक फ्लो। ठीक है, देखिए, जब तक नीचे से ब्लड आ रहा है तब तक तो ठीक है, बट अगर नीचे से ब्लड आना बंद हो गया तो जो ब्लड ऊपर जमा हुआ है पॉसिबिलिटी है कि उसमें से कुछ ब्लड वापस जाने की कोशिश करे, यानी कि बैक फ्लो हो। ठीक, और बैक फ्लो की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि मैं उसको आगे जो है वो जस्टिफाई कर दूंगा अपने इस रीजन को। बट बैकफ्लो नहीं होना चाहिए पूरे हार्ट में कहीं पर भी, और उसकी वजह से जब ये जो ओपनिंग है इंफेरियर वेना केवा का, इसके ऊपर में आप देखेंगे कि एक शटर होता है, एक तरह का ये बोल लीजिए कि एक एक फ्लैप होता है। तो जब 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 ब्लड जो है वो अंदर से बाहर आता है तो ये फ्लैप ओपन होता है, एंड जैसे ही बाहर का ब्लड अंदर जाने की कोशिश करता है ये फ्लैप तुरंत बंद हो जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है और ब्लड नीचे नहीं जा पाता। इस केस में इसको वर्ड यूज करते हैं वॉल्व। तो प्लीज याद रखिएगा कि आपके हार्ट में बहुत सारी जगहों पे वॉल्व्स है, वॉल्व्स। अब इनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कि इंफेरियर वेना केवा के ऊपर जो वॉल्व है इसको यूस्टेकियन वॉल्व बोला जाता है। सिमिलरली कोरोनरी साइनस के ऊपर में एक वॉल्व है, इसको तिबेशियन वॉल्व या वॉल्व ऑफ तिबेशियस भी बोला जाता है। अब सवाल ये है कि सर, सुपेरियर वेना केवा, यानी कि जहां से ब्लड नीचे आ रहा था, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता, तो सर क्यों यहाँ से ब्लड वापस नहीं जा सकता क्या? देखो, जनरली तो नहीं जाएगा, बट सर अगर मैं लेटा हुआ रहा तो वापस नहीं जा सकता क्या? हाँ, तब जा सकता है, बट इसलिए यहाँ पर वॉल्व तो नहीं होते, बट यहाँ स्फिंक्टर्स जरूर होते हैं। स्फिंक्टर मसल्स होती है, एंड स्फिंक्टर मसल्स आर जस्ट लाइक इलास्टिक, जो हमारे ये बोला जाए कि जॉगर्स के अंदर में, पजामास के अंदर में जो इलास्टिक होते हैं, कि जैसे ही आपने पैर डाला इलास्टिक थोड़ा सा स्ट्रेट होगा, आपका पैर अंदर चला जाएगा, है ना, एंड देन इलास्टिक जो है वो पूरी तरह से आपके पैर को ब्लॉक कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे इलास्टिक्स होते हैं
जिनको स्फिंक्टर बोला जाता है। प्रॉपर वॉल्व यहाँ पर नहीं होता। तो अभी तक आपने दो वॉल्व्स की बात कर ली जो राइट एट्रिया में है, एक इंफेरियर वेना केवा के ऊपर यूस्टेकियन वॉल्व, एक कोरोनरी साइनस के ऊपर में जिसको थिबेशियन वॉल्व बोला जाता है। इन सुपेरियर वेना केवा पे कोई वॉल्व नहीं होता। इसी तरह जब हम लेफ्ट एट्रिया के अंदर में जाएंगे, ठीक, अच्छा अब यहाँ पे एक और वॉल्व है जो भी आपको बता दूं कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर में वैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आ रही है, एंड पल्मोनरी वेन्स में भी कोई वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर भी स्फिंक्टर्स होते हैं। तो सुपेरियर वेना केवा पे, सुपेरियर वेना केवा पे एंड कोरोनरी कोरोनरी वेन्स के ऊपर में यहाँ पे कोई भी वॉल्व्स जो है वो नहीं होते, बट इनकी जगह इलास्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्फिंक्टर मसल्स बोला जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट एट्रिया ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ में, एंड ये जो ओपनिंग है इट इज गार्डेड बाय अ स्ट्रक्चर। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने अभी अभी आपको ये बोला कि ये जो इंफेरियर वेना केवा है, यहाँ से ऑब्वियसली ब्लड वापस आएगा, यहाँ से ब्लड ऊपर आएगा राइट एट्रिया के अंदर में, ये आपका राइट एट्रिया है, और जो ब्लड ऑलरेडी राइट एट्रिया में है वो जाने की कोशिश करेगा, वो न जा सके इसीलिए यहाँ पर एक वॉल्व होगा जिसको आपने यूस्टेकियन वॉल्व बोला। ऐसे ही यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी रहेगा जो राइट एट्रिया के ही अंदर में ब्लड लेकर आएगा हार्ट से। यहाँ पर एक और वॉल्व होगा जिसको थिबेशियन वॉल्व बोलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ ऊपर यानी सुपेरियर वेना केवा पे कोई वॉल्व नहीं होता बट स्फिंक्टर्स होते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये पल्मोनरी वेन्स है इस तरफ में, और यहाँ पीछे से आने वाली वेन्स जो है ये दोनों वेन्स ये भी इधर कहीं खुलेगी, इनके ऊपर भी कोई वॉल्व नहीं होता बट यहाँ पे स्फिंक्टर्स होते हैं। तो दो वॉल्व्स के बारे में हमने बात किया, एक रहेगा थिबेशियन वॉल्व, एक रहेगा यूस्टेकियन वॉल्व। ठीक, अब यहाँ आप देखिएगा कि आपके राइट एट्रिया के अंदर में, आपके राइट एट्रिया के अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रिया के बीच का जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब यहाँ पे ना ये वर्डिंग्स पहले तो आप याद रख लीजिएगा कि क्या किधर क्या होता है करके। तो देखिए दो एट्रियास के बीच में इंटर इंटर एट्रियल सेप्टम आप नाम दे दीजिए। दो वेंट्रिकल्स के बीच में ये वाला जो देख रहे हैं इसको आप नाम दे दीजिए इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच का। ठीक है, और यहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच जो है इसको आप नाम दे दीजिए इंटर एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, इंटर एट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम, सेप्टम, सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल दो एट्रिया के बीच का, इंटर वेंट्रिक्यूलर दो वेंट्रिकल्स के बीच का, सेप्टम माने पार्टीशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो एट्रिया वेंट्रिकल के बीच जो रहेगा उसको इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। अब राइट साइड का रहा तो राइट इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नाम अपने आप याद हो जाएंगे। तो राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है बेटा, यहाँ पर एक वॉल्व है, यहाँ पर भी एक वॉल्व है, एंड इसको नाम देते हैं ट्राइकस्पिड। अब कस्प आया है एक्चुअल में फ्लैप्स से। ठीक है, कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल्व है और इस वॉल्व के तीन पार्ट्स हैं ऐसे, तो ये हो गया एक फ्लैप, ये हो गया दूसरा फ्लैप, और ये हो गया तीसरा फ्लैप। ठीक है, तो जब ये वॉल्व खुलेगा तो ये तीन पार्ट्स के अंदर में ओपन अप होगा, और इसीलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। तो प्लीज याद रखिएगा तीन कस्प वाला वॉल्व, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, और ये रहेगा राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसी तरह लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व होगा, बट यहाँ पे दो ही कस्प है तो इसको बाइकस्पिड बोलते हैं, एंड मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व एंड मिट्रल वॉल्व, वो बिशप की टोपी जैसा दिखाई देता है इसीलिए उसको मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। खैर आगे बात कर लेते हैं। अब सर ये वॉल्व्स का काम क्या है, यहाँ वॉल्व क्यों चाहिए? आपने सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा पे, सुपेरियर वेना केवा पे बात की थी तो समझ में आ रहा था कि ब्लड जाएगा वापस तो वॉल्व चाहिए। यहाँ क्यों चाहिए? वो इसलिए बेटे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है एट्रियस, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from right atria moves to right ventricle. Similarly, oxygenated blood from left atria moves to left ventricle. And in that case ये होता है कि blood जब ventricles contract होते हैं तो blood वापस जाने की कोशिश करता है। अब blood को जाना है
तो राइट वेंट्रिकल से सिर्फ लंग्स में जाना चाहिए, यानी पल्मोनरी एओर्टा में जाना चाहिए। बट अगर ऐसे में ये वाला रास्ता खुला रह गया तो ब्लड वापस राइट एट्रिया में चला जाएगा, जबकि उसको जाना लंग्स के अंदर है। एंड इसी वजह से यहाँ पर ये वॉल्व होता है। तो जैसे ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर उठना स्टार्ट करता है, ये वाला जो वॉल्व है ये बंद हो जाता है। एंड देन ब्लड को जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची सिवाय 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 पल्मोनरी एओर्टा के। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में चला जाएगा। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम जो ब्लड यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब ये चेंबर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली ये और ये साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस न चला जाए, इस वजह से ये वॉल्व जो है ये बंद हो जाएगा। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड को जाने के लिए फिर सिर्फ एक ही ओपनिंग बचेगी और वो होगा सिस्टेमिक एओर्टा। तो इस तरह से यहाँ और दो वॉल्व्स होते हैं जिनको बोला जाता है बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड एंड राइट साइड में ट्राइकस्पिड रहेगा। चलिए एक और बात पे हम बात कर लेते हैं। अब ये ब्लड जो है, मान लीजिए कि राइट एट्रिया का ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में चला गया एंड लेफ्ट एट्रिया का ब्लड सिस्टेमिक एओर्टा में चला गया। होता ये है कि जब जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबेगा, तो ब्लड ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, है ना। ऊपर इन द सेंस के जब ये दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल्व तो बंद हो जाएगा, ये वॉल्व भी बंद हो जाएगा, तो राइट एट्रिया का ब्लड पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा, लेफ्ट एट्रिया का ब्लड जो है वो सिस्टेमिक एओर्टा में जाएगा। बट थोड़े ही समय के बाद में ये वेंट्रिकल्स वापस से खुलने लगते हैं, यानी कि फैलने लगते हैं, यानी कि डायलेट होने लगते हैं। तो अब जब ये डायलेट होंगे तो फिर यहाँ पे जो है ना, यहाँ सक्शन क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम, एंड ये वापस से ब्लड को खींचने लगता है। तो लेफ्ट एट्रिया ब्लड खींचने लगता है सिस्टेमिक एओर्टा में का, एंड राइट एट्रिया ब्लड खींचने लगता है पल्मोनरी एओर्टा में का। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ब्लड वापस आ गया तो बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही वापस आएगा यहाँ पे, और वो यहीं से वापस बॉडी के अंदर में जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर राइट एट्रिया से ब्लड उतना गया ही नहीं, तो उतना ब्लड जो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको ब्लड भेजना था 100 ml, कहाँ, लंग्स के अंदर में, तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कितना आता, 100 ml, एंड बॉडी में भी कितना मिलता, 100 ml, क्योंकि लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड 100 ml ब्लड मिलेगा। ठीक, तो 100 ml ब्लड अगर राइट एट्रिया से निकलेगा तो 100 ml ब्लड ही जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, सॉरी लेफ्ट एट्रिया में आएगा, एंड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स याद रखिएगा, जितना ब्लड जमा होगा उतना ही ब्लड निकलेगा। ठीक, बट अगर बैकफ्लो होने लगा तो जितना ब्लड जमा होगा उतना निकल नहीं पाएगा। तो जहां जमा 100 ml हो रहा है पर पंप सिर्फ 80 ml हो पाएगा, यानी हर बार जब आपका हार्ट बीट करेगा तो 20 ml की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और ये न हो, इस कारण से जो है आपका ब्लड जो है आपके आपके हार्ट में अलग अलग जगह पे वॉल्व्स होते हैं। तो खैर, मैं आपको ये बोल रहा था कि जब ये वेंट्रिकल्स डायलेट होना स्टार्ट होंगे तो यहाँ पर आपके दोनों एओर्टास जो है, फिर वो चाहे पल्मोनरी हो चाहे सिस्टेमिक हो, इन पर वॉल्व्स होते हैं एक एक, और इनके वॉल्व को आधा चांद वॉल्व बोला जाता है, यानी कि सेमी लूनर वॉल्व बोला जाता है। तो सेमी लूनर चाहे फिर वो आपका आपका पल्मोनरी एओर्टा हो या सिस्टेमिक एओर्टा हो, यहाँ जो वॉल्व्स होते हैं ये सेमी लूनर। तो ओवरऑल वॉल्व अगर आप आपके हार्ट में गिनेंगे तो वो कितने होते हैं देख लीजिए। एक होगा यूस्टेकियन सुपेरियर वेना केवा पे, एक थिबेशियन होगा इंफेरियर इसके ऊपर में, कोरोनरी साइनस के ऊपर में। मैं शायद फ्लो में मैंने गलत बोल दिया कि हाँ, यूस्टेकियन जो है वो इन्फेरियर वेना केवा पे होगा, इन्फेरियर पे थिबेशियन कोरोनरी साइनस पे होगा। फिर राइट साइड का ट्राइकस्पिड होगा, थर्ड वॉल। इधर आइए लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड होगा, फोर्थ वॉल, क्योंकि कोरोनरी यहाँ पे तो कोई वॉल्व नहीं होते, इन पे पल्मोनरी वेन्स के ऊपर में तो वॉल्व नहीं होते। एंड देन फिर है कोरोनरी, सॉरी, देन है आपके एओर्टाज जो कि सिस्टेमिक एओर्टा है ये वाला, एंड पल्मोनरी एओर्टा है ये वाला। एंड यहाँ दोनों जगह पे सेमीलूनर वॉल्व्स होंगे। तो एक वॉल्व ये हो गया यूस्टेकियन, एक हो गया थिबेशियन, एक हो गया ट्राइकस्पिड थर्ड, एक हो गया बाइकस्पिड फोर्थ,
एंड दो हो गए सेमी लूनर वॉल्व, एक पल्मोनरी आर्टरी पे और एक पल्मोनरी एओर्टा पे और एक सिस्टेमिक एओर्टा के ऊपर में। सो टोटल वॉल्व जो है वो आपके हार्ट के ऊपर में कितने हो गए हैं? ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पाँच छः, तो ऑलमोस्ट छः वॉल्व जो है ये आपके हार्ट के ऊपर में होते हैं। चलिए हार्ट के ही अंदर में कुछ और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स के ऊपर में हम बात कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप डिटेलिंग में देखेंगे तो आप देखोगे कि वेंट्रिकल की जो सरफेस है ना ये थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है। तो ये जो उबड़ खाबड़ प्रोजेक्शंस है ना इनको नाम देते हैं कॉलमनी कार्नी। कॉलमनी कार्नी, इन्हीं उबड़ खाबड़ में आप देखेंगे कि कुछ थोड़े से बड़े हैं। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्शंस हैं इनको नाम दिया जाता है पैपिलरी मसल्स। ये देखिए बड़े प्रोजेक्शंस को नाम देते हैं पैपिलरी मसल्स, छोटे मोटे प्रोजेक्शंस को नाम देते हैं कॉलमनी कार्नी, बड़े प्रोजेक्शंस को नाम देते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे धागे जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ऊपर की तरफ में जा रहे हैं। और एक्चुअल में ये जितने भी धागे जैसे स्ट्रक्चर है ना इनका काम होता है बाइकस्पिड वॉल्व को पकड़े रखना, सो दैट कि जब बहुत फोर्स से आपका ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और बहुत ताकत से ब्लड ऊपर की तरफ में जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो ऊपर की तरफ ही खुल जाए। ठीक, इसीलिए ये नीचे की तरफ से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट इज जस्ट लाइक तेज हवा में आपकी छतरी जो है वो ऊपर की तरफ में खुल जाती है कई बार, है ना? तो वैसा ना हो इस वजह से ये जो रस्सियाँ होती है ये आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व को जो है कस के नीचे की तरफ में पकड़ के रखती है जब ब्लड बहुत ताकत से वॉल्व के ऊपर में टकराता है, ताकि आपका वॉल्व जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में ना खुल जाए। अगर ऐसा हुआ तो जितना ब्लड एओर्टा में जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 100 ml ब्लड अगर था तो कुछ तो यहाँ चला जाएगा आपके एओर्टा के अंदर में, जबकि कुछ ब्लड वापस एट्रिया के अंदर में चला जाएगा। तो यहाँ पे बैकफ्लो ऑफ ब्लड हो जाएगा, वो न हो इस वजह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाँ इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है कॉर्डी टेंडिनी, टेंडॉन्स टेंडिनी, कॉर्डी कॉर्ड लाइक। तो कॉर्डी टेंडिनी उनको नाम दिया जाता है एंड दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो ओवरऑल ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल रहेगा इसमें हम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने पहले ही 2-3 बार बात की है कि मायोजेनिक है तो ये किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कार्डियक साइकिल कैसे काम करती है एंड इफ पॉसिबल वी विल आल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक सॉरी द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। ओके।